Very good evening to all the participant and welcome to the Saturday School event from NJ. आप सब जानते होंगे या शायद आप पहली बार अगर आप अटेंड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं दैट वी एट NJ हम हर सैटरडे को एक इवेंट करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स, जहाँ पे हम उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पे टॉपिक पे हम एड्रेस करते हैं। कोशिश करते हैं कि नया इन्वेस्टर हो या पुराना इन्वेस्टर हो, उनको नॉलेज मिले इन्वेस्टमेंट के बारे में एंड उनका जो तरीका है वो बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट तरीके से वो आगे बढ़ते रहे। सो वेलकम अगेन। आज मुझे मौका मिला है ये सैटरडे स्कूल को एड्रेस करने के लिए एंड आई वेलकम ऑल दी पार्टिसिपेंट, नए इन्वेस्टर, पुराने इन्वेस्टर एंड आई थैंक्स all my partners who have worked hard to bring all the participant in this particular event. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सिंपल रूल्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एंड मैं मेरे प्रेजेंटेशन से शुरुआत करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट माय टीम टू जस्ट पुट द प्रेजेंटेशन ऑन द स्क्रीन. So my topic today, as I said, is all knowing all the rules, simple rules for successful investing. और मेरी आशा रहेगी कि by the end of the session, by the end of the presentation, हम सभी को कुछ टेकअवेज मिले अपने 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 इन्वेस्टमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और अगर नए इन्वेस्टर है तो प्रोत्साहन मिले इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए. सो पहले मैं एक सिंपल चीज़ें अगर चालू मुझे अगर करना है तो the first question we probably all would need to know is what is successful investing. टॉपिक ये है कि rules for successful investing. तो पहला जानना जरूरी ये है कि what is successful investing. बहुत अलग अलग भाषा है, बहुत अलग अलग सोच है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में. लोगों को मिलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए एक शेयर को शोधना, ढूंढना कि भाई एक शेयर मुझे मिल जाए या 2 शेयर मुझे मिल जाए जो आगे जाके मेरी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, दैट इज ऑल अबाउट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग. या कोई मैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, दैट इज सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग. बहुत लोगों को ऐसा भी मानना होता है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए इक्विटी मार्केट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कब इक्विटी मार्केट में अंदर जाना, कब इक्विटी मार्केट से बाहर जाना, जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, वो बहुत जरूरी है फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग. आज के ज़माने में ये 1-1.5 साल से मैं जो देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, जब से वो बहुत सारे आईपीओ आते हैं एंड पीपल थिंक दैट एक आईपीओ में पैसा लगा दिया, आईपीओ खुला, वो बेच दिया और मैं पैसा बना रहा हूँ ये 1.5 साल से. दिस इज व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग. कोई बोलता है मैं म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ तो आई एम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. कोई इन्वेस्टर ऐसा भी है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में पैसा लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने आप के लिए सेविंग कर सकता हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, सो आई एम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. सर मेरे हिसाब से टू द ऑडियंस इज दैट मेरे हिसाब से ये सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला नहीं है. सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट अचीविंग वंस फाइनेंशियल गोल्स. हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि हम जानते हैं दैट इन्वेस्टमेंट इज माय सेकंड अर्निंग. मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा के उसमें से सेव कर रहा हूँ, और जब सेविंग को मैं इन्वेस्ट करता हूँ मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक नया अर्निंग मेंबर मैं खड़ा करता हूँ. एज मी आई मे नॉट बी वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मगर ये मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो मेरे फ्यूचर गोल्स को अचीव करते हैं. बहुत सारे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं. कोई इन्वेस्टर आके मुझे बोलता है दैट माय गोल इज दैट आई वांट टू रिटायर पीसफुली. मैं जब रिटायर हो तो मेरी आज जो लाइफस्टाइल है वो रिटायरमेंट होने के बाद भी मेरी लाइफस्टाइल में कोई मुझे फर्क नहीं चाहिए. इतना पैसा मेरे इन्वेस्टमेंट से आता रहना चाहिए जिससे मेरे लाइफस्टाइल में कोई फर्क ना. कोई ऐसा है, किसी का गोल ये भी हो सकता है कि मुझे मेरे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है एंड माय इन्वेस्टमेंट शुड सपोर्ट दैट नीड. किसी को अपनी ड्रीम हाउस बाई करना है एंड ही वांट्स दैट जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स उनके हैं वो उनसे वो ये ड्रीम हाउस परचेज कर सके. किसी इन्वेस्टर को चैरिटी करनी है, या किसी इन्वेस्टर को अपने बच्चों या अपने ग्रैंडसन्स के लिए एक लीगेसी छोड़ के जाना है सो दैट दे कैन लिव कंफर्टेबली. तो फाइनेंशियल गोल्स
एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, बहुत सारे, इसमें तो शायद और 5 भी हो सकते हैं और कोई छठा भी हो सकता है। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट अचीविंग द फाइनेंशियल गोल्स। अगर एक इंडिविजुअल अपने जितने भी फाइनेंशियल गोल्स को अगर वो अचीव करता है, आई थिंक सो दैट इज ऑल अबाउट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज नॉट नोइंग द स्टॉक मार्केट। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकते हो, या आपने कुछ सेविंग कर दी और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दी या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया। एज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप यू हैव टू एंश्योर दैट आपके जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है वो आपके इन्वेस्टमेंट से जब खत्म होते हैं, देन वी कैन से दैट वी आर सक्सेसफुल एज अवर इन्वेस्टर्स। बिफोर जो आज का जो टॉपिक है दैट इज टू अंडरस्टैंड द सिंपल रूल्स अबाउट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। पर पहले वो रूल्स पे जाने के पहले आई विल जस्ट ट्राई टू ब्रीफ यू अबाउट व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स जो हमें जनरल इन्वेस्टमेंट के अंदर लगते हैं अपने को सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो जो सबसे जो बड़ा रोड ब्लॉक है, आई थिंक सो ये जो टर्म में है इन्फ्लेशन, कोई बोलता है फुगावा। हमारे जितने भी एनजे पार्टनर्स होंगे आपको बहुत बार ये टर्म के बारे में ये बात किया होगा और शायद आपने पढ़ा भी होगा दैट मेजर रोड ब्लॉक्स इन इन्वेस्टिंग इज द इन्फ्लेशन, दैट इज द राइज इन द प्राइसेस। वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया वे जितने आज 30 साल 40 साल से जो इन्फ्लेशन रहा है वो करीब 6 से 7% से रहा है। मतलब माने कीमतें बढ़ती रहती है। जैसा आप ये एग्जांपल ये स्लाइड में देख सकते हो कि 1990 में गोल्ड करीब 3200 का था, ये डेटा में कुछ 2020 दिख रहा है। 21 में आप पकड़ो तो वो करीब 50,000 हो गया है। यू कैन सी दैट इट हैज रीजन बाय अराउंड 9% प्लस। पेट्रोल जो आज इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, इट इज 80 प्लस। जो 1990 में करीब 10 रुपए का पेट्रोल होता था वो भी करीब 7% से बढ़ा है, 7% से द पेट्रोल हैव रीजन अप। सेम विद डीजल, सेम विद मिल्क, और आप जितनी भी सारी चीजें आप सब आपको जानने को जानते हो वो आप सबको मालूम ही है दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज चीप, नाउ इट इज एक्सपेंसिव। दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा रोड ब्लॉक है। उसके बारे में आगे भी हम बातें करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू pitch you the concept of inflation before I move to the simple rules of becoming a successful investor. जो पहला रूल है आई थिंक सो एवरीबडी शुड नो इट और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। सभी रूल ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये पहला इंपॉर्टेंट है या दूसरा, सभी रूल इंपॉर्टेंट है, पर ये एक स्टार्टिंग ब्लॉक है, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है दैट आप सपोज अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो पहला रूल ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो यू हैव टू हैव अ गोल इन माइंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद सेविंग्स, को पहले आप बचत करते हो, बचत करके आप इन्वेस्ट करते हो। अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपके दिमाग में कुछ गोल नहीं है, इट इज लाइक गोइंग ऑन अ वेकेशन विदाउट एनी डेस्टिनेशन। आप सोचे आप कार में बैठ रहे हो, कार का चाबी चालू किया एंड यू स्टार्टेड मूविंग ऑन द रोड एंड यू डोंट नो वेयर द डेस्टिनेशन इज। तो ऐसा ही है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने शुरू की और आपको आपका गोल ही नहीं मालूम है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका ध्येय मालूम होना चाहिए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, दिस इज व्हाट आई रीड दैट आई से दैट फॉर द गोल आइडेंटिफिकेशन यू शुड नो हाउ मच वी वुड नीड फॉर द गोल एंड व्हेन। एक छोटा सा उदाहरण मैंने बनाया है। मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके ध्यान में ये है कि ये पैसा मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए, या ये मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे करना है। तो बहुत सिंपल चीजें है सर कि गोल गोल क्या है। अब गोल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आज 2020 है, यहाँ पे सब थोड़े डेटा 2020 के, हम 21 में आ गए हैं। अगर अगर 2020 है या 21 है, अगर आज का अगर आपका एक्सपेंस 25,000 का है एंड यू हैव अ वेरी क्लियर गेम और गोल दैट 2045 में आई एम गोइंग टू रिटायर, एंड इन रिटायरमेंट जब मैं रहेगा तो हमने देखा इन्फ्लेशन इज द मेन थिंग विच इज गोइंग टू कम इन। तो 25,000 का घर का खर्चा 25,000 नहीं रहने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो इन्फ्लेशन रेट जो भारत का इन्फ्लेशन 6% है वो अगर हम डाल देते हैं तो 25,000 का जो एक्सपेंस हो जाएगा दैट वुड हैपन टू 1,25,000। और ये 1,25,000 को एकदम एक सिंपल बात करते हैं तो 1,25,000 अगर मेरा एक्सपेंस 2045 में है
तो शायद मुझे 1,25,000 इंटू 1 लाख इंटू 12 महीना इंटू अगर 25 साल के लिए अगर रहना है तो करीब करीब 3,75,00,000 इज द अमाउंट विच आई वुड प्रॉब्ली नीड फॉर माई रिटायरमेंट। सो ये एक तरीका होता है। तो यहाँ हाउ क्या हुआ, अपना वैन का क्या हुआ, वैन क्या हुआ, वो ये हुआ कि आपको 25 साल के बाद रिटायर होना है और कितना पैसा चाहिए 25 साल के बाद, दैट इज 3,75,00,000। सो ये गोल सेटिंग हुआ। और ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ लीजिए कि गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मगर उनका गोल क्लियर नहीं होता है। अभी उसके नतीजे में बताता हूँ क्या नतीजे होते हैं ये गोल नहीं करने के। अगर मुझे ये एग्जांपल अगर हम पकड़ के चलते हैं, तो अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि 25 साल के बाद मुझे रिटायर होना है, 25 साल के बाद मैं जब रिटायर होऊंगा तब मुझे 3,75,00,000 इज माई रिक्वायरमेंट। सो मुझे कुछ पुश नहीं मिलेगा सेविंग के लिए। आई विल नॉट बी मोटिवेटेड टू सेव, राइट। अगर ये फिगर मालूम है, जनरली इन्वेस्टर ट्राइज टू सेव मनी in order to reach that goal comfortably. So ये पहला फायदा है why we should have goals। दूसरा, अगर आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई गोल नहीं है, जो मुझे बहुत कॉमन दिखता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के अंदर, और उन्होंने अपना सेविंग्स किया है, इन्वेस्ट किया है, कहीं म्यूचुअल फंड में डाला है, फिक्स डिपॉजिट्स में डाला है, पीपीएफ में डाला है, या शेयर मार्केट में डाला है, पैसा अगर अलग जगह पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है मगर गोल नहीं है। बहुत बार ये होता है कि पैसा वहां से विड्रॉ हो जाता है, कुछ खर्चा आ जाता है, हम पैसे को विड्रॉ कर देते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर में देखता हूँ कि वैल्यूएशन रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट देखते हैं कि आज मैं तो 20% का मेरा रिटर्न आ गया, बहुत पैसा कमा लिया, चलो उसको बेच देते हैं। 5 लाख डाला था, अभी 10 लाख हो गया, लेट अस सेल दैट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बना दिया, मतलब चलो उसका कुछ खर्चा कर देते हैं। एंड द रिजल्ट इज दैट वो उसकी लॉन्जिटिविटी रहती नहीं है। मगर अगर नहीं मालूम है कि मुझे 3,75,00,000 इज व्हाट माय नीड इज, और मुझे तो अभी लंबे सफर पे रहना है, सो जनरली ये होता है कि पैसा वहां से विड्रॉ नहीं होता है। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। और जो सबसे बड़ा रिजल्ट है फॉर दैट वेल्थ क्रिएशन और अचीवमेंट ऑफ दैट गोल। और दूसरा ये, हम कोशिश करते रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें जिससे अपना ये गोल हम अचीव करें। तो जो पहला जो रूल है जो हम सबको मालूम होना चाहिए, दैट फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग यू हैव टू इन्वेस्ट विद अ गोल। ये एकदम फर्स्ट और इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम फाउंडेशन। दूसरा रूल ये है दैट अगर आप समझ गए तो गोल की कितनी महत्व है। तो दूसरा रूल ये है कि जितना हो सके आप अपने गोल को जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे वो अपने अपने लिए बेहतर रहेगा। ये छोटा सा ही एग्जांपल है मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। मिस्टर राम ऐसे एक व्यक्ति है, ऐसे एक इन्वेस्टर है जिसने जॉब की शुरुआत की, और जॉब की शुरुआत से ही एक चिंता करने लगे दैट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग मनी, आई हैव टू थिंक अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू रिटायर इन टाइम टू कम। पहले से ही अपना गोल उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। सो क्या हुआ कि मिस्टर राम के पास 38 इयर्स है। अगर 60 इयर्स का अगर हम रिटायरमेंट एज पकड़ते हैं, और अगर 22 साल से ही वो सोचना शुरू करते हैं कि मुझे रिटायर होना है और उसके लिए ही मुझे आज से ही अपना सेविंग करना है, मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट साइड पे करके उसको एसआईपी करनी है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, आई वांट टू इन्वेस्ट। व्हाट हैपेंस दैट, ये एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये 38 इयर्स के अंदर मिस्टर राम इज एबल टू सेव 45 लाख। और ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर मैंने डाला है। 10,000 से शुरुआत करते हैं एसआईपी, पहले ही पगार से एसआईपी की शुरुआत हो जाती है, और मैंने पूरे 30 इयर्स के लिए मैंने एज्यूम किया है वो कभी एसआईपी अपनी बढ़ाते नहीं है, मतलब उनका इनकम बढ़ता नहीं है, विच इज नॉट द प्रैक्टिकल सिनेरियो। इनकम बढ़ता है तो ये एसआईपी भी बढ़ती है, पर वो मैंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकाल दी है। मैंने यही रखा है कि अगर वो 10,000 रुपया 22 साल से शुरुआत करते हैं और सोचते उसकी रिटायरमेंट के बारे में, और उनको जो मिलता है ही गेट्स 38 इयर्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। और आप देख सकते हो कि 45 लाख का उनका जो इन्वेस्टमेंट है, एट एन एज ऑफ 60 इट बिकम्स 7.78 करोड़। यहाँ पे मैंने रिटर्न एज्यूम किया है वो 12% का है।
उसके सामने मिस्टर श्याम, और मेरे हिसाब से मिस्टर श्याम आज इन्वेस्टर कम्युनिटी में बहुत है। बहुत लोगों को लगता है कि अभी क्या ये एक्सपेंस के बारे में सोचने का, क्या गोल के बारे में सोचने का, अभी उसका टाइम है। अभी हम कमा रहे हैं, कमाते हैं, थोड़ा सेविंग भी कर लेते हैं, हम सेविंग भी कर लेंगे। अभी ये गोल के चक्कर में अभी पड़ना नहीं है। लेट अस लिव द लाइफ एट ईज। पर जनरली क्या होता है, जो मेरे पास सैकड़ों एक्सपीरियंस है, दैट पीपल कम एट 45-50 ईयर्स और उनको फिर चिंता होती है कि अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ, शायद 10 साल के लिए, शायद 15 साल के अंदर, एंड हाउ आई एम प्लेस टू रिटायर। तो ऐसे ही मिस्टर श्याम है, जो रिटायरमेंट की सोच उन्होंने 45 ईयर्स जब हुए तब चालू किया। उन्होंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट चालू किया मंथली एसआईपी से। उनको सिर्फ 15 साल मिला, बिकॉज उन्होंने शुरुआत लेट की। उन्होंने भी 36 लाख का सेविंग किया, मगर उनके पास जो पैसा आएगा दैट इज 95 लैक्स। कहाँ 8 करोड़, कहाँ 1 करोड़। द डिफरेंस इज ह्यूज। दोनों के सेविंग्स में भी बहुत अंतर नहीं है। राम साहब ने 45 लाख सेव किए हैं, श्याम साहब ने 36 लाख सेव किए हैं, मगर एंड वैल्यू में 8 गुना का फर्क है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग योर गोल्स अर्ली। साहब, इन्वेस्टमेंट का एक उसूल है, टाइम इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इन्वेस्टर। और जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम देते हैं, लोग बोलते हैं 5 साल बहुत हो गए इन्वेस्टमेंट के अंदर। बिल्कुल नहीं। जितना आप इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे, समय देंगे, इतना ही आपके लिए वो काम करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट को आपने अगर कैसीनो के तरफ से आपने ट्रीट किया कि अभी ये 2 साल में मैं सैकड़ों बना जाऊंगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। इन्वेस्टमेंट, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स नीड टाइम, एंड हेंस वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर गोल्स अर्ली। और उसके तरफ अपने को जितना हम जल्दी शुरुआत कर सकते हैं, इट इज द सेकंड मंत्रा of becoming a successful investment, is that give maximum time to his goals. The third rule, again ये बहुत important rule है, that जब भी आप investment करते हो, target that you get real rate of return. बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ अपना फोकस रिटर्न पे रखते हैं। यहाँ पे 8% मिला, यहाँ पे 9% मिला, यहाँ पे 10% मिला, here I am getting 6%. No, these are absolute numbers. Whenever you have to see returns, it has to be seen relative to inflation, जिसको हम बोलते हैं real rate of return. तो real rate of return क्या होता है, और ये बहुत important terminology इन्वेस्टमेंट के अंदर, the return you get from your investment minus the inflation rate. इन्फ्लेशन आपको मैंने पहले ही समझाया, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज को मैं दोबारा लेके आऊंगा और यहाँ पे मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। रियल रेट ऑफ रिटर्न इज रिटर्न यू गेट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट माइनस इन्फ्लेशन रेट। माने एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, अगर ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो, अगर किसी ने 30 साल पहले एफडी में लगा दिया और पैसा 8% में लगा दिया है पैसा, भारत में इन्फ्लेशन और उसको 8% रिटर्न मिला है, सो दैट्स अ रिटर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। मगर उसके सामने अगर 7% का इन्फ्लेशन है, तो उनका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से कमाया है, दैट इज 1%. So this is the most important number that we need to focus on when we see the returns on your investment, right? Because अभी ये रियल रेट ऑफ रिटर्न कितनी जादू दिखाता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ये मैं मेरे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो मैं हर एक फोरम में जो जहाँ जाता हूँ वहां पे ये एग्जांपल लेता हूँ। और ये एग्जांपल है यूएस मार्केट का, 200 साल का एग्जांपल है। फॉर्चुनेटली यूएस इज अ एस्टैब्लिश मार्केट जहां पुराने डेटा मिलते हैं। तो ये डेटा हमने जर्मी शेगल की बुक से निकाला है, इक्विटीज फॉर द लॉन्ग रन, एंड इट शोज यू द रिटर्न्स फ्रॉम डिफरेंट एसेट क्लास ओवर द लास्ट 200 ईयर्स। जैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक मतलब शेयर मार्केट, यूएस में शेयर मार्केट से करीब 6.6% का रिटर्न मिला है। यूएस के बॉन्ड्स के अंदर मतलब डेट मार्केट और एफडी, आप जो भी कुछ बोलो, उसमें से करीब 3.6% का रिटर्न मिला है। गोल्ड 0.7 है। ये सब रियल रिटर्न है, इन्फ्लेशन के ऊपर का रिटर्न है। और जो डॉलर है दैट इज -1.4। इन्वेस्टर बोलेगा ये -1.4 कैसे आया? सो -1.4 इज नथिंग बट द इन्फ्लेशन, फुगावा। इतने प्रतिशत से भाव यूएस के अंदर लास्ट 200 ईयर्स के अंदर बढ़े हैं। ये ग्राफ देख के काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगा रही है, सब क्या ऊपर नीचे चलता है। जैसे आप देख सकते हो शेयर मार्केट तो खैर ऊपर नीचे चलता है,
ये सब नंबर्स बहुत सारे इन्वेस्टर को समझ में नहीं आते हैं कि ये दिखा क्या रहा है। आप दिखा रहे हो 6.5% रिटर्न इन इक्विटी, 3.6% इन बॉन्ड, 0.7% इन गोल्ड, एंड यूएस डॉलर एट -1.4, व्हाट यू आर रियली टॉकिंग अबाउट। उसको सिंपल करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और यहां से सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी ने यूएस डॉलर इन्वेस्ट ही नहीं किया हो, अपने लॉकर में रख दिया हो 200 साल पहले, सो इन्फ्लेशन इज -1.4%, बिकॉज इन्फ्लेशन 1.4% का, इसलिए रिटर्न 1 - 1.4 हो जाएगा। हर साल रुपये की परचेजिंग पावर टूट रही है। तो ऐसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर $1 से 1802 में अगर यूएस के अंदर 100 चॉकलेट खरीदी जा सकती थी, बिकॉज $1 था, 100 चॉकलेट मिलती थी। अभी 2012 हो गया, 200 साल हो गया, चॉकलेट की भी कीमत बढ़ती है, और मैंने एज्यूम किया है कि चॉकलेट की भी कीमत इन्फ्लेशन से बढ़ती है। तो अब क्या हो गया कि $1 साहब ने 200 साल के बाद निकाला और चॉकलेट खरीदने के लिए गए। इन्फ्लेशन के कारण चॉकलेट के भाव बढ़ गए हैं। अभी साहब सिर्फ 5 चॉकलेट खरीद पाएंगे। तो क्या हुआ, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लॉकर में रखा, तो परचेजिंग पावर उनका कम हो गया। एंड इसीलिए हम लोग ये रिटर्न दिखाते हैं -1.4। इट इज अ वेल्थ डिस्ट्रक्शन, कि मेरा परचेजिंग पावर घट गया बिकॉज मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। अगर उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो डेटा साहब जिरमी शगल क्या बताने की बात कर रहे हैं कि गोल्ड में 0.7% का रिटर्न मिला है 200 साल के अंदर। लोग बोलते हैं इंडियंस आर फैंसी, आई हैव फैंसी अबाउट गोल्ड। टिपिकली गोल्ड हैव नॉट जनरेटेड वेरी हाई रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। सो यूएस के अंदर 0.7% का रियल रेट ऑफ रिटर्न गोल्ड से आया है। इन्फ्लेशन के ऊपर है, पर खैर इन्फ्लेशन से ज्यादा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न है। उनके कारण अभी वो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो इतना पैसा अभी उनके पास आया है जिससे वो 452 चॉकलेट खरीद पा रहे। उनका परचेजिंग पावर बढ़ा। 100 चॉकलेट खरीद पाते थे, अभी 452 चॉकलेट खरीद पाए हैं, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू एसेट क्लास दैट इज गोल्ड, व्हिच हैज जनरेटेड रियल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने देखा था कि बॉन्ड्स, यानी एफडी बोलो या कॉर्पोरेट कंपनीज के बॉन्ड्स बोलो, जहां पे रिटर्न आया है रियल रेट ऑफ रिटर्न 3.6, अगर वहां पे अगर पैसा डाल दिया होता तो आज उनकी क्षमता 1,77,000 चॉकलेट खरीदने की हो जाती है। 100 चॉकलेट से अभी उनकी क्षमता बढ़ जाती 1,77,000 चॉकलेट। इट्स अ ह्यूज चेंज इन द परचेजिंग पावर विच हैज कम इन बिकॉज ऑफ दैट रियल रेट ऑफ रिटर्न। बट जो अगला मैं स्लाइड दिखा रहा हूं और अगला जो पॉइंट दिखा रहा हूं, अगर इक्विटी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता, रियल रेट ऑफ रिटर्न वाज जस्ट नॉट इवन डबल देन दैट ऑफ द बॉन्ड, 3.6 के बदले 6.60%। मगर आप देख सकते हो कि अब उनका जो परचेजिंग पावर हो गया दैट इज 7 करोड़ 4 लाख चॉकलेट्स। पूरी शायद फैक्ट्री खरीद सकते हैं। इतना वेल्थ अगर क्रिएट हो जाता, अगर 200 साल अगर इक्विटी में पैसा वो $1 उन्होंने रखा होता, उनकी परचेजिंग पावर इतनी बढ़ जाती है। दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ लॉन्ग टर्म। जितना आप समय ज्यादा दोगे, द मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स एक्सेलेंटली वेल। समय, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में बोला, समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टर का। समय जितना ज्यादा दोगे, जितना ज्यादा रियल रेट ऑफ रिटर्न हम टारगेट करेंगे, इतनी वेल्थ के अंदर अपने को वी विल सी द इम्पैक्ट। ये यूएस का एग्जांपल है। हम भारत में आ जाते हैं, वी आर इंटरेस्टेड बिकॉज वी आर लिविंग इन आवर कंट्री, और यहाँ पे भी यही डेटा बताता है कि ये डेटा जो है अनफॉर्चुनेटली इज नॉट सीन ओवर हियर, बट दिस डेटा इज फ्रॉम 1981 से लेके 2001 तक का देता है। 40 साल का डेटा है। आप देख सकते हो कि 40 साल के अंदर भारत के अंदर जो फुगावा रहा है, इन्फ्लेशन जो रहा है, दैट इज 5.6%। गोल्ड ने कुछ 8.7% रिटर्न दिया है, मतलब 3% रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। सिल्वर ने कुछ 2% का रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। बैंक डिपॉजिट हैव गिवन 2.5% ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी डिपॉजिट हैव गिवन 3.4% ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न। एंड द सेंसेक्स, द इक्विटी मार्केट, it has given a real rate of return of 8.4%.
So it has the only asset class which has given far higher real rate of return. और उसका जो नतीजा है वो आप देख सकते हो, that sheer change in the wealth. 1000 रुपया किसी ने अगर इन्वेस्ट किया होता वे बैक इन 1981, so शायद आज उनका जो वैल्यू हो जाता इक्विटी के अंदर would be around 2,25,000 against 28,000 in gold, 21,000 in silver, or a bank deposit of 24,000 or a company deposit of 34,000. A real change in the wealth over a longer period of time. ये एक एसेट क्लास है जो हम सबको दे सकता है. ये आप यूएस देखे, हम इंडिया देखे, and even if you see all across the country, whether it is Belgium, Italy, Sweden, France, Japan, Denmark, आप ये सभी कंट्री में देखेंगे तो आपको ये जो रेड मार्क दिख रहा है, रेड मार्क इज नथिंग बट द रियल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी, और ये जो ब्लू मार्क है इज द रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेट, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट. और आप देख सकते हो कि 101 साल की हिस्ट्री में भी इट इज नॉट ओनली इक्विटी का स्टोरी सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ यूएस में नहीं, ये 101 कंट्री में भी यही चीज है, that the real rate of return that we have got is from equities. So ये जो थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करना है, you want to be a successful investor, you need to generate real rate of return and hence you need to have allocation into equity. ये एक एसेट क्लास, ऐसा एसेट क्लास है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. हमारी परिभाषा में हम ये भी बोलते हैं it is more riskier of not investing into equities because यहीं से real wealth create होती है. So ये था रूल नंबर 3. रूल नंबर 4 पे मैं आता हूँ, and again it is a very interesting rule. It is all about asset allocation. Asset allocation माने हम हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी विल इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, वी विल इन्वेस्ट इनटू डेट. क्यों करते हैं एसेट एलोकेशन? जब हम पढ़ते थे हम लोगों को एसेट एलोकेशन ऐसे समझाया जाता था कि आप अगर एक स्ट्रीट वेंडर के पास जाते हो और स्ट्रीट वेंडर के पास आप देखते हो तो वो अपना गॉगल्स भी बेचता है, वो अम्ब्रेला भी बेचता है. क्यों गॉगल्स भी बेचता है और क्यों अम्ब्रेला भी बेचता है? क्योंकि जब सनी डे है तो उसके गॉगल्स बिकेंगे और जब रेनी डे है तो उसका अम्ब्रेला बिकेगा. तो उसी तरह एसेट एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट है. और एसेट एलोकेशन माने इन आवर पोर्टफोलियो वी डिसाइड कि मुझे कितना पैसा इक्विटी एसेट में डालना है जहां पे रिस्क ज्यादा है मगर रिटर्न भी मुझे ज्यादा मिलेगा, मतलब शेयर में कितना डालेंगे, और कितना पैसा मुझे डेट में डालना है, मतलब फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स वगैरह में डालना है जहां पे रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है. It is very important. Generally, when we divide our asset allocation, the risk reduces. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट को समझना. और मैं आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म है एसेट एलोकेशन, पर थोड़ा आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. क्यों हमको करना चाहिए एसेट एलोकेशन? एक जो पहला रीजन है वो रीजन ये है कि इन्वेस्टिंग इन वन एसेट क्लास इज वेरी रिस्की, बहुत रिस्की है. अगर आपने अपना सभी पैसा फिक्स इनकम में डाल दिया, सेव कर दिया कि रिस्क नहीं लेना है मुझे, सब पैसा मैं मेरे बैंक फिक्स डिपॉजिट में डालूंगा और मुझे रिस्क चाहिए नहीं, गोल्ड में डाल दूंगा, रिस्क नहीं चाहिए मुझे, तो जो खतरा है, जो हमने पहले अगले स्लाइड में देखा, जो खतरा है वो ये कि वी विल नॉट गेट द रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इन टर्न हमारा जो गोल्स है we will probably not be in a position to fulfill that goal. और बहुत लोगों में ये होता है, especially in a country like India, which is a country where saving is so important. लोग पहले दिन से सेविंग करना जानते हैं, पर आज हम बहुत जगह देखते हैं कि जब रिटायर होते हैं तब उनके पास इतनी वेल्थ होती ही नहीं है जिनसे वो अपना पीसफुल रिटायरमेंट खुद से सोच सकते हैं. शायद they have to dig in onto their children to support them in their end of year. The reason is that heavy exposure or heavy allocation into फिक्स इनकम. अगर सभी पैसा आपने इक्विटी में डाल दिया तो यस, देयर इज अ रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी. लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने देखा इक्विटी सबसे ज्यादा पैसा बना के देता है, बहुत सब वेल्थ क्रिएट हो सकता है, बट यस देयर वुड बी द वोलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म. सो इन्वेस्टिंग इन वन एसेट क्लास इज ऑलवेज रिस्की. आप अलग अलग एसेट क्लास में आप पैसा डालते हो
तो यू रिड्यूस योर रिस्क। दूसरा इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप समझ सकते हो कि अगर आपका एसेट एलोकेशन नहीं है, एक फिर से मैं वही एक एग्जांपल में जाता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट का प्लान करना है और मैंने रिटायरमेंट के लिए पैसा बटोरना चालू किया और उसको इन्वेस्ट किया है, और मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या एसेट एलोकेशन मुझे ये रिटायरमेंट के लिए मेंटेन करना है। तो होता क्या है दैट वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल इमोशंस। एसेट एलोकेशन नक्की नहीं है, पैसा आज मान लीजिए सब जगह पे फिक्स डिपॉजिट में पड़ रहा है, पीपीएफ में पड़ रहा है, और आगे मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट में तेजी आ रही है, सब लोग देख रहे हैं यार ये तो पैसा बना रहा है मार्केट के अंदर, मैं रह गया, मेरा पैसा तो शेयर मार्केट में लगा नहीं, मेरा रिटायरमेंट नहीं तो पूरा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो पैसा मेरा डेट में है वो उठा के इक्विटी में डाल दूंगा। पैसा इक्विटी में आ गया, इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है जब सारे जहां में पैसा बन रहा है, अपना पैसा नहीं बन रहा है, तो वी फील लेफ्ट आउट एंड वी विल पुट ऑल द मनी ऑफ विच इज देयर इनटू फिक्स डिपॉजिट एंड वी विल ब्रिंग इट इनटू इक्विटी मार्केट, क्योंकि मेरा एसेट एलोकेशन तो नक्की ही नहीं है कि कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है। फिर क्या होता है कि मार्केट गिरा और सब जगह न्यूज आने लगे। अभी एक साल पहले हमने देखा कि 40,000 का इंडेक्स 25,000 हो गया, लोगों को लगा कि अभी पूरी दुनिया में कुछ क्या हो जाने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है, रिस्क बहुत बढ़ गया, पोर्टफोलियो में रिटर्न नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, कभी छोड़ो, मेरा रिटायरमेंट का पैसा यही नहीं मिला तो रिटायरमेंट कैसे करूंगा, मैं उठा के इक्विटी से डेट में आ गया। तो द मेन इश्यू विच कम्स एट व्हेन यू डोंट हैव एनी एसेट, आपका गोल भी है मगर एसेट एलोकेशन ही नहीं है, तो क्या होगा कि यू विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू कंट्रोल योर इमोशंस। एंड हेंस हम देखते हैं बाजार में कि जब तेजी आती है तो बहुत पैसा आ जाता है बाजार के अंदर, और जब थोड़ा भी कुछ खराब आता है, 2-3 साल रिटर्न नहीं चला, 3 साल में रिटर्न नहीं मिला, तो पैसा निकल के चला जाता है बाहर। उसका जो फंडामेंटल रीजन है इज दैट पीपल डोंट हैव एसेट एलोकेशन व्हिच इज देयर इन देयर माइंड। अगर उसका एसेट एलोकेशन नक्की है कि मेरा ये रिटायरमेंट का पैसा है, और मुझे जब ये रिटायरमेंट का मेरा पैसा है तो मुझे ये 80-20 का एसेट एलोकेशन डालना है, सपोजिटली 80 इक्विटी में डालना है, 20 डेट में डालना है, कभी आपको चिंता नहीं होगी, आपके इमोशंस कभी बिगड़ेंगे नहीं। आपने समझ के ये डिसीजन लिया है, आप कर रहे हो काम और काम चलता रहेगा। It is most important that you need to have an asset allocation because in for successful investment, अगर हमने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए, most of the journey is lost because of that non controlling of that emotions, and hence asset allocation is the most important thing. सवाल ये पूछ सकते हैं इन्वेस्टर की ये एसेट एलोकेशन जैसा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये डिसाइड कैसे करें? तो या बेसिक में रूल दे सकता हूँ कि भाई एसेट एलोकेशन डिसाइड करने में जो पहला रूल होता है वो टाइम होराइजन होता है। टाइम होराइजन माना अगर पैसा छोटे समय का है, 1 से 5 साल के लिए है, नेचुरली वी विल नॉट इन्वेस्ट इनटू डेट इक्विटी बिकॉज इक्विटी इज रिस्की। जो हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में रियल रेट ऑफ रिटर्न बढ़िया से बढ़िया कमा के देता है, वेल्थ क्रिएशन बढ़िया से बढ़िया देता है, बट इट इज वोलेटाइल, वी हैव टू अंडरस्टैंड। इन शेयर मार्केट ऊपर नीचे तो रहने ही वाला है, बट इतना जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट के अंदर जो गिरावट होती है वो टेम्पररी होती है, ओनली थिंग इट्स परमानेंट इज द राइज। लंबे समय के अंदर बढ़ता है। हमने 40 साल का इंडिया का हिस्ट्री देखा, 200 साल का हमने यूएस का हिस्ट्री देखा, सब कुछ उसके अंदर हो गया है बुरा, जितनी चीज होनी थी वो के अंदर हो चुकी है। एक थिंग कांस्टेंट है दैट इन द लॉन्ग टर्म इट गोज अप, मगर शॉर्ट टर्म में रिस्की है। इसीलिए अगर गोल शॉर्ट टर्म में है so you have to be lesser allocated into equity and more allocated into debt. अगर गोल लंबा है, definitely our risk taking ability should go up and we should have a higher allocation into equity. तो पहला of course is time horizon, अगर लंबा समय है तो ज्यादा इक्विटी में पैसा डालना। दूसरा जो फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन इन्वेस्टर। साहब सब इन्वेस्टर, आज मैं बहुत सारे इन्वेस्टर को शायद एड्रेस कर रहा हूं, आई एम वेरी श्योर एवरी इन्वेस्टर इज यूनिक, सब इन्वेस्टर अलग है, और हेंस कैपेसिटी टू टेक द रिस्क इज गोइंग टू बी डिफरेंट। और हर इन्वेस्टर के लिए एक अलग एसेट एलोकेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन अ रिस्क प्रोफाइल। उसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है। इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट इन अ पब्लिक प्रेजेंटेशन। वन ऑन वन तो मैं ये बहुत बार करता हूँ, पर ये बड़े फोरम में ये पहली बार मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई होप आई एम एबल टू जस्टिफाई, बट ये एक छोटा सा मैं एक एक्सपेरिमेंट रन करना चाहता हूँ दैट जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि दैट हाउ रिस्क प्रोफाइल वुड इम्पैक्ट द चॉइस ऑफ द एसेट एलोकेशन।
तो एक छोटा सा स्लाइड है। अगर मैं आप सभी लोग मेरे इन्वेस्टर्स हो, मैं आपको बोलूं कि सभी लोगों के पास अगर 10 लाख रुपया है और उनको इन्वेस्ट करना है अगले 20 साल के लिए, 20 ईयर्स उनका टाइम होराइजन है, सबका एक ही टाइम होराइजन है 20 साल, और उनको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। जहां पहले ऑप्शन में बोलता हूँ कि भाई पहले ऑप्शन में 15.5% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, जिससे आपका 10 लाख का वैल्यू आप 20 साल के बाद 1 करोड़ 80 हो जाने वाला है। दूसरा ऑप्शन 12% का है, वहां पे आप 10 लाख रुपया डालोगे तो 97 lakhs हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ऐसा है 9.94 रिटर्न मिलेंगे और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 66 lakhs का है। वेरी ऑब्वियसली सब लोग पहले ऑप्शन में चले जाएंगे, उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मगर जब मैं दिखाता हूं कि भाई हर एक पोर्टफोलियो का अलग रिस्क है, सब पोर्टफोलियो का एक रिस्क नहीं होता है, जहां रिटर्न ज्यादा होता है वहां रिस्क होना बहुत स्वाभाविक है। दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है कि रिटर्न भी ज्यादा दे और रिस्क भी ना ले। सो इट इज यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि पहले पोर्टफोलियो में जहां आपको मैं ज्यादा रिटर्न दे रहा हूं वहां पे रिस्क है। रिस्क क्या है कि ये 20 साल की जर्नी के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो -50% भी हो सकता है कभी भी। अभी हुआ है आपका, बहुत लेटेस्ट ये चीज हुई है कोरोना के टाइम पे, जब 41,000 का 26-30% का फॉल आया है था। और हिस्टोरिकली भी 2008 पकड़ लीजिए, 2001 पकड़ लीजिए, तो ऐसा एक मौका आया है जहाँ इक्विटी मार्केट 50%, और किसी को मालूम नहीं था ये होने वाला है। इक्विटी मार्केट टाइमिंग, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये रिस्क है कि ये -50 हो सकता है, मगर आपका एंड रिजल्ट आपको 180 देने की क्षमता, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पर ये रिस्क आपको इन बिटवीन देखना पड़ेगा। दूसरे पोर्टफोलियो में ऐसा है कि रिस्क कम है, योर पोर्टफोलियो में नॉट फॉल अप टू 50% बट इट विल ओनली फॉल अप टू -25%। और जो तीसरा ऑप्शन है जो आपसे कब से कम रिटर्न दे रहा है, स्वाभाविक रूप से उसका रिस्क बहुत कम है, आपका पोर्टफोलियो -10% से नीचे नहीं जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी मैं ये 3 ऑप्शन दिखाता हूं आपको रिस्क के साथ, तो हर एक के आंसर शायद अलग होंगे, राइट? कोई एक बोलेगा, कोई दो बोलेगा, कोई 3 बोलेगा। दिस इज नथिंग बट योर रिस्क प्रोफाइल। तो अगर जिसने भी इन्वेस्टर ने अपना दिमाग लगा के ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया है, ही इज फिट फॉर 100% इक्विटी फॉर 20 years। अगर किसी ने 2 सिलेक्ट किया है, ही इज फिट फॉर 50% इक्विटी एंड 50% डेट। और अगर किसी ने 3 सिलेक्ट किया है, तो ही इज फिट फॉर, एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है मेरे, ही इज फिट फॉर 20% इक्विटी एंड 80% डेट। ही इज अ पर्सन हु वुड have to compromise on the expected value of, भाई एक 80 नहीं मिलेगा, he has to be satisfied with 66 lakh, but he would invest at the and he would get lower। अगर नीड ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर को थोड़ा मेहनत करके अपनी रिस्क प्रोफाइल को बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ प्रोबेबली दोस्तों, आज जैसे जो कहने का जो मंतव्य ये है दैट रिस्क प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द रेस्ट एसेट एलोकेशन। मगर एक चीज आपको समझनी होगी सर, कि हर एक गोल आप जो बनाते हो, हर एक गोल के सामने एक राइट एसेट एलोकेशन अगर होता है, योर लाइफ वुड बी वेरी वेरी सिंपल। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यही एसेट एलोकेशन में मिल जाएंगे, अगर आपका सही एसेट एलोकेशन आपने गोल के साथ रखा है। सो जो चौथा रूल है, वो चौथा रूल ये है दैट फॉर अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट डिसाइड ऑन अ राइट एसेट एलोकेशन। इतनी ही चीज में बहुत सारे इन्वेस्टर के दिमाग में ये आया होगा, ये कैसे करेंगे हम, ये तो मेरे बस की बात है नहीं कि मेरे लिए क्या एसेट एलोकेशन सही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इन्वेस्टर टू डिसाइड अ राइट एलोकेशन फॉर हिम। और यहीं पे ये 5th रूल है जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, द 5th रूल, दैट ये सब चीजें का अगर आपको सही मायने में आंसर चाहिए, then for becoming a successful investor you need to have a right mutual fund distributor। आपको एक आदमी चाहिए जो आपके गोल्स को, आपके पर्पस को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है। he helps you understand कि ये पैसा का आप करने क्या वाले हो। he helps you to find the when and how for the goal and understand your risk profile and give you a right asset allocation। ये सभी के जवाब अगर आपको चाहिए कि क्या मेरे लिए राइट एसेट एलोकेशन, मेरे क्या गोल है, कब मेरे मैच्योर होने वाले हैं, कितना पैसा मुझे चाहिए, कैसे मैं ये अचीव कर सकता हूँ,
I think so. The fifth rule is very important, that you need to have a right mutual fund distributor. जितने लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर है, एक अच्छा साथी है, आई थिंक सो द लाइफ फॉर हिम वुड बी वेरी इजी, और उनको जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है उसके लिए बहुत मदद करेगा। ये एक कोट है निक मुरे साहब का, जो मैं अगेन ये कोट में हर प्रेजेंटेशन में यूज करता हूँ, जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारे पार्टनर की कम्युनिटी को बहुत बहुत it is applicable to them, is that at the end of our investing lifetime, ये एक इन्वेस्टर के तरह से बोल रहे हैं, that at the end of our investing lifetime, it won't matter what our funds did, it will matter what we did, and what you did will be a pure function of the quality of the advice that you got from one caring, competent advisor, and not from any number of magazine. अगर आपके पास एक सही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप जो करते हो उनके मुताबिक अगर आप करते हो, तो आपके गोल्स, आपको अवश्य your goals would be satisfied. So ये पांचवा और जो लास्ट रूल था ये है, ये टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर you need a friend, and you need a friend as a distributor. अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक है, I think so ये चीज आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। और ये छोटा सा एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, दैट बहुत सारे इन्वेस्टर आके पूछते हैं कि दैट पहले ही एसेट एलोकेशन, चलो मैं समझ गया, अभी एसेट एलोकेशन तो कर दिया, पर अभी कैसे इन्वेस्ट करें, बहुत सारे फंड है, कैसे नक्की करें, म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं, कौन से फंड में जाना, कब उस फंड में से निकलना, कैसे मेरे एसेट एलोकेशन को रेगुलर मैनेज करना, वो कैसे होगा? फॉर दोस एंड टू आंसर दोस क्वेश्चंस, यू नो, एट एनजे वी हैव क्रिएटेड वन पोर्टफोलियो जिसको हम बोलते हैं एनजे मार्स। दैट इज नथिंग बट, जो मार्स का जो फुल फॉर्म है, दैट इज म्यूचुअल फंड ऑटो रीबैलेंसिंग सिस्टम। एनजे मार्स मतलब वी हैव क्रिएटेड मॉडल पोर्टफोलियोज अक्रॉस डिफरेंट एसेट एलोकेशन। 10 फिक्स एसेट एलोकेशन है, 100 रुपए इक्विटी से लेके 10 रुपया इक्विटी तक का। 3 डायनामिक एसेट एलोकेशन के पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो रेडीमेड है जिसका हम रेगुलर रिव्यू करते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका एनजे पार्टनर जब भी ये सब स्टेप्स पूरा करता है, आपकी नीड समझना, आपका एसेट एलोकेशन समझना, he would select one good portfolio which is applicable to you, और आपको वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करवाते हैं ये गोल के लिए। एंड जो उसके जो फायदे हैं, जो उसके जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज में ये है कि जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी आपके एसेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है, सभी के पोर्टफोलियोज हमने बना के रख दिए है मार्स के अंदर। कोई किसी भी चीज को हमने बाकी नहीं रखा। आपको 10 दिन का पैसा डालना है, आपको 30 साल का पैसा डालना है, वी हैव अ प्रोडक्ट। आपका बहुत कम रिस्क है, आपका बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वी हैव अ प्रोडक्ट। यू हैव टू जस्ट सिट विद द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर and identify a right product or a right asset allocation portfolio for your goal to get achieved. दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ से आपको फंड सिलेक्शन के झंझट से बाहर आ जाएंगे। We through a very defined process are selecting the mutual funds. जितने भी पोर्टफोलियोज है उसमें ऑटोमेटिक रिव्यू हो जाते हैं, मतलब वी डू इट ऑटोमेटिक रिव्यूज। ऑटोमेटिक रिव्यूज में क्या होगा कि जो भी एसेट एलोकेशन में चेंजेस की जरूरत होगी वो हम ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। सब मान लीजिए आपके 60% एसेट एलोकेशन सिलेक्ट किया है इक्विटी में, 40% एसेट एलोकेशन सिलेक्ट किया है डेट के अंदर, और अगर 60 का 65 हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मार्केट, हर एक साल हम जाके देखेंगे और ये 5 साल बेच देंगे। ऑटोमेटिक सेलिंग व्हेन द मार्केट्स आर हाई। अगर उल्टा हो जाएगा कि 60 का 55 हो जाएगा, तो हम वो 5 बेच के हम इक्विटी में आ जाएंगे। ऑटोमेटिक बाइंग ऑफ इक्विटी व्हेन द मार्केट्स आर डाउन। तो ये ऑटोमेटिक जो पीरियोडिकली रिव्यूज हो रहे हैं, उसमें एसेट एलोकेशन आपका हर बार मैनेज होता रहेगा, उसकी आपको चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और जो फंड्स भी जो सिलेक्टेड है वो रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अगर कोई फंड कोई कारण से फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको निकाल के विल बी रिप्लेस बाय अनदर फंड। सो वो झंझट से भी आप बाहर निकल जाओगे। सो ये एक एनजे मार्ट है जो अपने हमारे जो एनजे पार्टनर्स है उनके लिए एक बहुत आसान तरीका है जहां से आपका वो इन्वेस्टमेंट मैनेज कर पाएंगे। सो सर, टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पहले से शुरुआत की थी कि आई विल टॉक टुडे ऑन सिंपल रूल्स। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा फॉर रीचिंग और टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। पहला रूल ये है दैट इन्वेस्ट विथ अ गोल,
जो पिलर है, जो फाउंडेशन आप बोलो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव अ गोल. गिव मैक्सिमम पॉसिबल टाइम टू योर गोल. जितनी जल्दी हो सके गोल को आप आइडेंटिफाई कीजिए. जनरेट रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत जरूरी है कंपाउंडिंग करने के लिए अपनी वेल्थ को. आइडेंटिफाई द राइट एसेट एलोकेशन. और ऊपर के चार को प्रॉपर करने के लिए यू प्रॉब्ली वुड नीड अ फ्रेंड, योर डिस्ट्रीब्यूटर. आई होप दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड टॉकिंग अबाउट सिंपल रूल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट आपको मदद करेगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, फ्यूचर आपका सिक्योर करने के लिए, जिस एंड फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. थैंक यू वेरी मच. आज मेरे साथ स्वप्निल भाई है and Swapnil bhai is going to help me with questions. So over to you Swapnil bhai. अगर कोई सवाल है जो आप मुझे पूछ सकते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर ने शायद सवाल पूछे होंगे. I would love to answer those questions. Over to you Swapnil bhai. Thank you, sir. Thank you for giving such a wonderful insight in a simple and easy to understand it but effective language, sir. Your presentation is always a treat to all of the investor and the listener. I can see lot many appreciation and compliments on your presentation. और एक बात तो जाहिर सी यहाँ से समझ में आ गई सर, फिर सर ये अफर्म हो गया कि जो वॉरेन बुफे साहब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट इजी. एंड सेकंडली चार्ली मुंगर साहब भी उन्होंने एक कोट किया था कि द बेस्ट वे ऑफ एंजॉयिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट टू डिस्टर्ब इट. तो एक चीज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन समझ पाया वो ये है कि अगर एक राइट डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं अपने गोल को लॉन्ग टर्म रखता हूँ, उसको एसेट एलोकेशन करता हूँ और एक लॉन्ग टर्म रुकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रियल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी के थ्रू आराम से कमा सकता हूँ. So, lot many questions, sir. I'm extremely sorry that we will not be in a position to cover all these questions, but कुछ common question और बार-बार आए हैं वो question मुझे important है, मैंने वो लिखा है. तो सबसे पहले important सर कि पिछले 3 साल से SIP का रिटर्न अच्छा आया है, 12-15% है, लेकिन with as compared to some peer SIP जो मैं म्यूचुअल फंड स्कीम में कर रहा हूँ या मार्केट से मैं देख रहा हूँ उससे वो कम मुझे लग रहा है. So what should I do with this kind of return then? ऐसा एक क्वेश्चन है. जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, इन्वेस्टर का जो कंसर्न है वो ये है कि रिटर्न तो अच्छा मिला है मुझे, मगर कहीं और अच्छा रिटर्न मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब बराबर. तो ये दुविधा हमेशा इन्वेस्टर को रहती है कि आज मेरा जो फंड है वो आज काम नहीं कर रहा है और कुछ दूसरा फंड काम कर रहा है. मेरा इतना ही मानना है सर कि ये चीज से हमको बाहर निकलना है. फंड के एनालिसिस में मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, पर जो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोई वक्त एक फंड अच्छा करता है, कोई वक्त दूसरा फंड अच्छा करता है, कोई वक्त एक फंड मार्केट से अच्छा परफॉर्म करता है, कोई फंड मार्केट से कभी कम परफॉर्म करता है. डिसीजन शुड नॉट बी मेड ऑन दैट. पैसा लॉन्ग टर्म है. जनरली आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर ऑल द म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज प्रॉपरली, they are managed very professionally and they are doing good job. So rather than daily seeing the performance, daily evaluating the performance कि ये मेरा फंड नहीं काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, उससे अच्छा है we should be focused on our goals, on our long term investment. अगर आप ये करोगे आप कभी खत्म नहीं जाओगे. फिर भी अगर आपको लगता है कि I want the peace of mind as far as the fund selection is concerned, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, we have Mars पोर्टफोलियो हम उसी ऑब्जेक्टिव से रन कर रहे हैं. यू कैन कम, सभी टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है, लमसम SIP सब अवेलेबल है. यू कैन कम इनटू आवर मास पोर्टफोलियो, जहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वहाँ पे हम सब बेस्ट ही सिलेक्ट करेंगे और हमेशा जो फंड आएगा वो ऊपर ही रहेगा, बट हमारा प्रोसेस है कि वी ट्राई टू सिलेक्ट कंसिस्टेंट फंड एंड वी कंटिन्यू विद दैट प्रोसेस. अगर हमको कंसिस्टेंसी कहीं नहीं लगती है तो वी प्रॉब्ली विल चेंज द फंड. सो I would request investors not to enter into or not to do that micro management of analyzing the funds that they are holding into the portfolio. Be focused on your long-term goals. Thank you, sir. दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि is it advisable to invest into equity at this such a high level of the market? बहुत मार्केट ऊपर है, एकदम पीक है, कभी थोड़ा सा 1000 पॉइंट इधर जाता है, 1000 पॉइंट उधर जाता है,
तो क्या मैं अपनी लमसम या SIP इस मार्केट में चालू करूं? व्हाट विल यू एडवाइस सर? शुक्रिया कहूंगा ये इन्वेस्टर को कि ये मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि शायद जो एक दो पॉइंट में प्रेजेंटेशन में रह गए वो शायद मैं प्रॉब्ली ये क्वेश्चन से आंसर कर पाऊंगा। लोग बोलते हैं मार्केट हाई है सर, क्या हाई क्या लो मार्केट का वो मुझे समझ में नहीं आता है। बिकॉज आप अगर 15 साल पहले देखेंगे तो लोग 5,000 6,000 को हाई बोलते थे सेंसेक्स का, अभी लोग 50,000 को हाई बोलते थे। अगर और मैं 20 साल चल के चलूँ तो लोग 500 को हाई बोलते थे। अगर 85 की बात करूँ तो 500 हाई होता था। तो हाई इन द मार्केट आर ऑलवेज गोइंग टू चेंज एंड इट इज गोइंग टू गो अप। सो अगर पैसा आपका लॉन्ग टर्म में तो बहुत चिंता का विषय नहीं है। कौन ऐसे इन्वेस्टर है जो जनरली ऐसा बोलते हैं, जो सवाल पूछते हैं, सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एन इन्वेस्टर, पर जनरली एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है फॉर पीपल हु डोंट हैव एन एसेट एलोकेशन इन हिज माइंड। अगर उनका एसेट एलोकेशन माइंड में क्लियर है कि मेरे यहाँ ये गोल है, मुझे वहां पहुंचना है और ये मेरा एसेट एलोकेशन है, वो कभी ये सवाल पूछेगा नहीं। पैसा होगा, he will invest in that asset allocation in that particular portfolio। तो सवाल के जवाब ही निकल जाएंगे। मतलब बाकी हाई और लो इट्स टाइमिंग, और कोई इन्वेस्टर आज कर नहीं पा रहा है कि ये 50,000 महंगा है, वो तो शायद आपको 25 साल के या 20 साल के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना महंगा था। एंड यू विल 100% रिपेंट इफ यू फेल नॉट टू इन्वेस्ट एट 50,000। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 50,000 का 45,000 नहीं जाएगा, जा भी सकता है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ मार्केट टाइमिंग का, और जैसे मैंने पहले बोला वो मेरे मेरे पॉइंट में है ही नहीं एज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर दैट यू नीड टू टाइम द मार्केट, इट इज ऑफ नो यूज। हैव एन एसेट एलोकेशन एज पर योर गोल, एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, और आप इन्वेस्ट करते रहो एज पर द एसेट एलोकेशन। You don't have to really worry about market here. Regular investment is the best solution. As NJ, we have been selling SIP at large. हम SIP बेचते रहते हैं। We want people to come every point of time, invest into the market and create wealth. सिर्फ आपको याद रखना है आपका एसेट एलोकेशन क्या है, कि आप रिस्क लेना चाहते हो और उस हिसाब से आप करते रहो। हाई लो की चिंता छोड़ दो। जितने लोग हाई लो की चिंता करते हैं, एंड ऑफ द डे दे आर द लूजर्स। In the long term, they are never the winners in the long term. थैंक यू सर, थैंक यू। और एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करूं? मैं शेयर मार्केट में भी जा सकता हूँ, बिकॉज IPO में भी बहुत सारा वैल्यूएशन दिखता है और मेरे को डायरेक्ट शेयर भी दिखता है, तो मैं क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करूं ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए? ठीक है, तो आज बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में करने लगे ऑफ लेट, इट्स गुड। आप वो बाने आप इक्विटी में तो आ रहे हो, रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने की जर्नी में। तो सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि शेयर मार्केट मतलब यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस। आप एक शेयर जब खरीदते हो, आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। एंड यू शुड नो दैट वेल्थ क्रिएशन इज गोइंग टू हैपन इन द लॉन्ग टर्म। कुछ एक साल में जादू नहीं होने वाला है, 2 साल में जादू नहीं होने वाला है। वेल्थ क्रिएशन का जादू 20-25 साल में होने वाला है। सो अगर ये आप शेयर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, कंपनी का सिलेक्शन बोलते हो, अगर आप खुद कर पाते हो 20-25 साल के बिना, विदाउट एनी एरर, वो भी 1500-2000 कंपनियों आज मार्केट बाजार में है, आप अगर खुद कर सकते हो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, देन यस यू आर राइट, यू मे बी इन दी यू मे कंटिन्यू टू डू इट। पर आपको मैं एक छोटा सा ही सवाल पूछूंगा कि आप जब डॉक्टर, अगर आप बीमार होते हो तो पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो। लोग बोलते भी है कि गूगल से दवाई प्रिस्क्रिप्शन लेके आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इट इज अ वेरी हाई रिस्क। सो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है सर। यू कांट रियली टीच योरसेल्फ सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक बाय वाचिंग अ CNBC और वाचिंग अ न्यूज चैनल, और आप या किसी दोस्त ने बोल दिया और आपने ये स्टॉक ले लिया और आप सक्सेसफुल होते हो 15-20-25 साल के लिए भी। आई थिंक सो इट्स डिफिकल्ट, वन हैज टू थिंक। हमारे हिसाब से म्यूचुअल फंड are nothing but professionals. They are the doctors in managing funds. It is better to give them the money so that they have the processes, they have the infrastructure, they have the right people, and they are in a position to do it consistently over 15, 20, 25 years, which is where you are going to create wealth. तो जितना हो सके इतना, ये जो टिपिकल इन्वेस्टर का होता है कि अभी थोड़ा मार्केट चला है तो देयर इज अभी 25,000 का 50, लॉट ऑफ फ्यू स्टॉक्स में रिटर्न मिला है, और आपको जो रीसेंसी बायसनेस है कि मुझे अभी पैसा मिला है,
तो ये बेस्ट है. It is nothing but that recency bias which generally don't sustain for a long period of time. It is always good that you give the money to somebody who can do that consistently over a longer period of time. Swapnil bhai, I'm right in my question. Very Answer, aptly sorry. said. Yeah, very aptly said. एक क्वेश्चन कॉमन है कि भाई अगर इक्विटी मार्केट एकदम लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही वाला है तो मैं क्यों एसेट एलोकेशन रखूं, क्यों ना मैं 100% आज ही इक्विटी में डाल दूं, तो उसमें क्या मेरे लिए रिस्क हो सकता है? कोई रिस्क नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्कुल रिस्क नहीं है. आप 100% इक्विटी में रह सकते हो. जैसे मैंने बोला, हर इन्वेस्टर अलग होता है, हर इन्वेस्टर अलग होता है. मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाया जहां पे आपने 100% इक्विटी में आया, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है इन द लॉन्ग टर्म. ओनली थिंग दैट वो जर्नी के अंदर आपको फॉल मिलेगा विच इज टेम्पररी. अगर वो फॉल को आप झेल सकते हो, समझ सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन यू शुड बी 100% इनटू इक्विटी. मैंने आपको पहले ही बोला, ओनली रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग 100% इनटू एन इक्विटी फॉर अ गोल इज दैट यू हैव टू सी द वोलेटिलिटी. पैसा तो सबसे ज्यादा उसमें ही मिलने वाला है. अगर आपकी ताकत है, आपका रिस्क प्रोफाइल ये बोल रहा है कि मुझे रिस्क पसंद है, मुझे रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई एम अ रेगुलर इन्वेस्टर, चलने दो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए, you can be 100% into an equity. Asset allocation can be 100%. Equity is also an asset allocation. It is not 120 debt, that is an asset allocation. 100% equity is also an asset allocation. 100% debt is also an asset allocation. अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपया डालना है 1 साल के लिए, तो मैं उनको 100% डेट ही दूंगा. आई विल नॉट गिव हिम अ सिंगल अमाउंट ऑफ इक्विटी, राइट? वो भी एक एसेट एलोकेशन ही है. तो अगर आपका पैसा लंबा है, आप रिस्क ले सकते हो. यू कैन बी 100% इनटू इक्विटी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. एक बहुत सारा न्यू इन्वेस्टर से कॉमन क्वेश्चन आया है, सेइंग दैट कि म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स बेनिफिट वाले ऑप्शंस है क्या, जहाँ पे मैं अंडर एटीसी वो जो होता है 1.5 लाख रुपए वहाँ पे सेव कर सकता हूँ, और अगर है तो वो कैसे काम करता है, जरा शॉर्ट में बताएं. Yeah, so in mutual funds there is one option called ELSS, equity linked saving schemes. वो सब पैसा इक्विटी बाजार में इक्विटी मार्केट में ही डालता है. अगर आप उसमें 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट मिलता है, आपका इनकम इतना डिडक्ट हो जाता है. सो यस, देयर इज वन ऑप्शन in mutual fund ELSS. The beauty of it that it is one of the very few option which gives you an option to save tax also and invest into equities. So बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जिनका जो इन्वेस्टमेंट ही होता है वो टैक्स के लिए ही चलता है, वो टैक्स में ही जाता है. मतलब उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि वो पूरा पैसा ये ELSS में डाल सकते हैं. 1.5 लाख का लिमिट है, आप पैसा डाल सकते हो और आपका टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म इक्विटी का बेनिफिट भी रीप कर सकते हो आप. छोटे सा इतना छोटा दे दिया आंसर. एक सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर से बहुत सारा ये कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ आई शुड इन्वेस्ट पोस्ट रिटायरमेंट पर्पस, और मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए मुझे कहाँ पे निवेश करना चाहिए. सो व्हाट Yeah, I think so. It's a very common question. In fact, I can only tell that in the last 3 to 4 months, I've come across lot of people who have retired. And जो पहला ही चीज होती है उनको ये होता है कि भाई ऐसे आप मुझे इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन सजेस्ट कीजिए जिससे मैं अपने रिटायरमेंट को बहुत पीसफुली हासिल कर सकूं. ऑनेस्टली देयर इज नो राइट आंसर, एक आंसर नहीं है. देयर आर मल्टीपल आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितने पैसे की नीड है, आपका कितना कॉर्पस है. मैं सिर्फ इतना ही आपको सलाह दूंगा कि ये पर्टिकुलर आपका रिक्वायरमेंट लेके go to an NJ partner, put across कि रिटायर होने के बाद अभी मेरे पास इतना पैसा आया है, इतनी जगह पे मेरा पैसा है और मुझे इतने पैसे की जरूरत है फॉर हैविंग माय पीसफुल रिटायरमेंट. ही विल गिव यू अ गुड सॉल्यूशन, राइट? फॉर श्योर सॉल्यूशंस है, बट इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट कॉर्पस दैट पर्सन हैज, क्या थोड़ी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और उनको कितना पैसा हर महीने चाहिए. आप 100% आप जाके हमारे किसी भी एनजे पार्टनर्स को मिल सकते हैं एंड ही विल बी एबल टू गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट. Completely agree with you, sir.
एक लास्ट क्वेश्चन मार्स वाले इन्वेस्टर से आया है जो बहुत कॉमन है कि भाई आपका मार्स डायनामिक अग्रेसिव जो पोर्टफोलियो है वो पिछले 6 महीने से मुझे बेंचमार्क से और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम से कम परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, तो व्हाट शुड आई डू विद दैट? ये कि ये सच में इसका क्या फिलोसॉफी है और क्या ये सच में मुझे आगे चल के मेरे गोल बेस्ड रिटर्न को हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? पहले तो आई विल थैंक ऑल माय इन्वेस्टर्स के हमको बहुत सारे मार्क्स में इन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा है. मैनी मनी इज कमिंग इनटू दिस पोर्टफोलियो कॉल्ड डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो. मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में उसके बारे में थोड़ा ही बात किया, कुछ ज़्यादा बात नहीं किया है. मगर आपको समझना है कि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा पोर्टफोलियो है जो एसेट एलोकेशन मैनेज करता है. एक तरीके से एसेट एलोकेशन रखता नहीं है. जैसे मैं एक 100% इक्विटी में पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो मेरा पैसा ऑल द टाइम 100% रहता है. अगर मैं 60-40 वाले एसेट एलोकेशन में गया तो ऑल द टाइम वो 60 रहता है और डेट 40 रहता है. ये डायनामिक के अंदर इक्विटी एसेट एलोकेशन इज मैनेज्ड एज पर द रिस्क इन द मार्केट. सिंपल अगर मैं बता दूं, मार्केट अगर जल्दी ऊपर जाता है तो हम इक्विटी के कंपोनेंट को कम कर देते हैं. अगर मार्केट जल्दी नीचे उतर जाता है तो हम इक्विटी के कंपोनेंट को बढ़ा देते हैं. और जब भी कंपनी के अर्निंग बढ़ते हैं, कंपनी के जब भी अर्निंग बढ़ते हैं तो हम इक्विटी कंपोनेंट को बढ़ा देते हैं. कंपनी के अर्निंग कम होते हैं तो हम इक्विटी के कंपोनेंट को कम कर देते हैं. सो वी चेंज द इक्विटी एलोकेशन एज पर द रिस्क इन द मार्केट. सो जो शायद आप जो फंड की बात कर रहे हो दैट इज डायनामिक एसेट एलोकेशन एग्रेसिव, जिसमें 100 रुपया भी इक्विटी हो सकता है, कभी 100 रुपया 20 रुपया भी हो सकता है इक्विटी. मतलब कब हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट ऊपर जल्दी ऊपर चला जाएगा तो वी विल रिड्यूस अवर एसेट एलोकेशन. सो आज की तारीख के अंदर मार्केट जब 25,000 से 50,000 गया तो वो बहुत जल्दी गया. वी फॉलो इट अ मॉडल. ये हम कोई अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं. देयर इज अ मॉडल, देयर इज अ क्वांटिटेटिव मॉडल जो हमको आंसर देता है कभी क्या एसेट एलोकेशन डालना. तो यह मॉडल के अंदर आज की तारीख में इक्विटी कम हो गया है, तो इक्विटी 25% पे आ गया है बिकॉज मार्केट थोड़ा जल्दी ऊपर चला गया है. अर्निंग अभी बढ़े नहीं है, शायद अर्निंग बढ़ेंगे तो शायद वो वापस थोड़ा बढ़ना चालू हो सकता है. वही एसेट एलोकेशन के अंदर फायदा भी हुआ था कि जब मार्केट 40,000 था एक साल पहले, तब हम 50% 40% इक्विटी में थे. मार्केट सीधा 40,000 से गिर के 26,000 आ गया. हमने हमारा एलोकेशन 40-50% से लेके 85% कर दिया. मतलब तो ऐसा भी हुआ है. So it will going to change the asset allocation depending upon the model. मार्केट ऊपर जाता है, जल्दी ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा जल्दी नीचे जाएगा. So you can, so it is giving you an equity exposure, but you cannot expect that every point of time it is going to outperform the equity market. ऐसे पोर्शन आएंगे जहां वो आउटपरफॉर्म करता है, जैसे हमने देखा 6 महीने पहले जब मार्केट 40,000 से लेकर 26,000 गया और वापस 26,000 से 40,000 आया था, तो वी वर आउट परफॉर्मिंग बाय ह्यूज नंबर. अभी ये 40,000 का 50,000 गया, हम इक्विटी में कम थे तो शायद हमने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस लिया. अगेन आई विल ओनली से दैट अगर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन में आए हो लंबे समय के लिए सोच के, प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब्ड विद दिस शॉर्ट टर्म कंपैरिजंस. जब तक आप पीछे देख के रिटर्न देख के अपने डिसीजंस करते रहेंगे, यू विल ऑलवेज गो रॉन्ग. द डिसिप्लिन जो अपने को रूल, जो 4 नंबर का रूल था, डिसाइड द एसेट एलोकेशन एंड एडहियर इट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. डोंट गेट डिस्टर्ब. हर एक एसेट एलोकेशन, अगर आपने 60% इक्विटी लिया है, 40% डेट लिया है, तो वो 100% इक्विटी से कम परफॉर्म करेगा. we can't disturb ourselves just because that we are at this point of time lower into equity. ऐसा अगर हम कंफ्यूज होते रहेंगे, अपने आप को कंफ्यूज करते रहेंगे बेंचमार्क से, तो हम कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और हमेशा हम गलत डिसीजन लेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए. सो प्लीज टिक ऑन, टॉक टू योर पार्टनर्स, जस्ट बी पेशेंट. जैसे मैंने बोला, wealth creation is not 1 year, 2 year, 3 year process. It is a 15, 20, 25, 30 year process. अगर आपके पास समय है, please give that time to your investment. सब कुछ आपका हासिल हो जाएगा. Time is the best
friend of yours. इतना याद रखना, टाइम देना और रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये दो चीज अगर हमने टारगेट किया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. प्लीज बी पेशेंट, stick to what you are doing it, and don't confuse yourself on an ongoing basis. वेरी इनलाइटिंग वन सर. एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटर, और हाउ शुड आई फाइंड द गुड डिस्ट्रीब्यूटर. हमारे जितने भी होते पार्टनर्स है सर, गुड डिस्ट्रीब्यूटर ही है, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर ही है. वी डू टेक केयर दैट वी ट्रेन आवरसेल्व्स, वी interact a lot with each other and learn from each other's experience, and probably take and give to you the best of the possible experience. एक ही है चीज है कि आपको भी इतना ही कॉपरेट करना पड़ेगा हमारे पार्टनर के साथ भी. यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ हिम, यू हैव टू शेयर योर गोल्स, यू हैव टू शेयर योर एस्पिरेशंस, यू हैव टू शेयर योर अदर इन्वेस्ट. एंड जब आप ये सब चीजें करोगे, उनसे बातें करोगे, आई एम श्योर दैट all my NJ partners, all my friends are capable enough to give you the best. You are with NJ, I can assure you that with our partners, you are at the right place, that you will be taken best care of. Thank you, sir. So, dear investor, with this we are now at the end of the session. सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये जो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि प्लीज काइंडली आस्क माय डिस्ट्रीब्यूटर टू कांटेक्ट मी, सो दैट वी विल गेट द फीडबैक एंड वी विल आस्क रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट इन टच विथ यू. एट द सेम टाइम, जैसा सर ने कहा, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टच में आ सकते हैं, और जो आपके क्वेश्चन अनआंसर्ड रहे हैं वो आप अपने एनजे रिप्रेजेंटेटिव और एनजे पार्टनर से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो ओवर टू यू वंस अगेन सर. Bas, Sapir bhai, thank you, and thank you all the investors who have participated in this particular presentation. I thank you all NJ partners for working hard to bring the investors over here, and I hope that this session would help you in making your investment decisions good and help you to become a successful investor in the long term. Once again, thank you, and just last thing, that please stay safe, wear mask. Thank you. Thank you, sir. With this, we may conclude the session. Thank you.